Hello everyone, I'm your educator Arpita Pal and I'm here with a new course which is the 10 most important topics in Indian polity. This course will be beneficial from your GS paper 2 point of view of civil service examination. But before beginning, there's an important announcement for you all. You can subscribe to our YouTube channel Arpita Sharma Classes for daily The Hindu News analysis and analysis of the important international organizations, daily MCQs for your prelims preparation, strategy classes, polity classes, economics MCQ series and whatnot. You can press the bell icon and never miss an update. Also, Arpita Sharma ma'am is taking Live Plus courses on Unacademy Plus. So you can use the code Sharma20 to get 10% discount and reap the benefits. Now let's begin. So in the first lesson, we dealt with the judicial review. So in this lesson, which is lesson 2 of the same course, we will deal with the role of President of India. Now this lesson will be bilingual so that it is easy for everybody to understand. अब इस लेसन में हम क्या देखेंगे कि जो रोल है प्रेसिडेंट का इंडिया में क्या है, या जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है वो अबॉलिश होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम कहते हैं कि प्रेसिडेंट, या कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है इट इज जस्ट अ रबर स्टैम्प. तो व्हाई इज इट कॉल्ड जस्ट अ रबर स्टैम्प, और इज इट अ रबर स्टैम्प और नॉट, ये हमें पता करना है कि जो प्रेसिडेंशियल ऑफिस है उसकी कोई इंपॉर्टेंस है इंडियन डेमोक्रेसी में या नहीं. सो लेट्स बिगिन. Now, presidential office or the office of the president lies in part 5 of the Indian Constitution. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स आते हैं, राइट? हमने फंडामेंटल राइट्स देखे थे. अब इस लेसन में हम क्या देखेंगे, पार्ट 5 में देखेंगे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो कहाँ मेंशन है, पार्ट 5 में. अब पार्ट 5 में आपको एक चीज दिख रही होगी कि यहाँ पर लिखा है द यूनियन. द यूनियन से क्या मतलब हुआ? इंडिया इज अ फेडरल स्ट्रक्चर. Why or how can we explain the federal structure? Let's see. There are basically many types of governments or many types of the governmental structure in the world. अब इंडिया में अगर हम देखें तो we follow a federal democracy. अब फेडरल का मतलब क्या होता है? यहाँ पर यूनियन और स्टेट, इनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स. दैट इज, अगर हम फेडरल स्ट्रक्चर की बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वो पावर डिवीजन एक्सप्लेन करता है, या डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. अब लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लाइक we have a union government at the center. So we have at the center a union government. Then at the state level we have a state government. और फिर लोकल लेवल की गवर्नमेंट भी है हमारे यहाँ. तो ऐसे जब वेरियस लेवल्स जो है गवर्नमेंट की, वहां पर जब पावर डिवाइड की जाती है उसको कहते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर. और इसको आप ये भी कह सकते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है. तो ये होता है फेडरल स्ट्रक्चर जो कि हम इंडिया में फॉलो करते हैं. तो हम अगर पार्ट 5 की बात करें तो यहाँ पर हम द यूनियन की बात कर रहे हैं, मतलब जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है, उसकी बात कर रहे हैं. नाउ इन पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच टॉक्स अबाउट द यूनियन, Article 52 states that there shall be a President of India and it is a constitutional office. This article states that the President of India or the office of the President establishes the vision of the preamble as a republic. हमने preamble में देखा है, आपने preamble वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें आपने एक वर्ड देखा होगा रिपब्लिक. रिपब्लिक क्या होता है? Where there is an elected head of the state. ठीक है, ये होता है रिपब्लिक. अब ऐसे ही इंडिया में अगर बात करें तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी इलेक्टेड है और प्रेसिडेंट भी इलेक्टेड है, बट द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्ट, वेयर एज द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्ट. प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. इलेक्टोरल जो रोल है
या फिर जो भी हम लोग डिफरेंट इलेक्शंस देखते हैं जहां पर जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो जब पार्टिसिपेट करते हैं तो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है. सो इन आवर कंट्री द प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. वी आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट. हम डायरेक्टली वोट करने नहीं जाते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में. प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो एक इलेक्टोरल कॉलेज के थ्रू होता है और उसमें इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट करते हैं. कैसे? क्योंकि देखो, अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की बात करें तो इलेक्टोरल कॉलेज में वही लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वही लोग तो वोट कर रहे हैं जिन्हें हमने जिनके विधानसभा या फिर लोकसभा या राज्यसभा में भेजा है. इसलिए हम इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं रादर देन पार्टिसिपेटिंग डायरेक्टली इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. ओके, नाउ अब पार्ट 5 जो है वो और क्या चीज कहता है? इट स्टेट्स दैट प्रेसिडेंट विल बी द हेड ऑफ द स्टेट. Article 53 states that the executive power of the union vests in the president, right? The executive power shall be vested in the president, which is exercised directly or indirectly through officers subordinate. अब इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सी सपोज एक तो प्रेसिडेंट है, वो अपनी पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज करें, मतलब वो सीधे सीधे अपना जो भी उनको ऑर्डर्स देने हैं वो सब दे, या फिर जो भी ऑर्डिनेंसेस पास करने वो सब करें. इनडायरेक्टली की अगर बात करें या ऑफिसर सबऑर्डिनेट की बात करें तो वो किसके थ्रू काम कराते हैं? जितने भी आपके सिविल सर्वेंट्स, अगर आप देखें सिविल सर्वेंट्स हो गए जिनको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी कहते हैं, ठीक है, इनके थ्रू जितनी भी चीजें हैं वो एग्जीक्यूट की जाती हैं. दीज आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. ठीक है, तो दो तरह के एग्जीक्यूटिव्स होते हैं. आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल. देखो, अगर आप चीजों को लिंक कर लोगे ना इजीली तो वो सही रहेगा, क्योंकि डॉट्स कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. आप सीधे एक आर्टिकल याद करके नहीं लिख सकते एक अच्छा आंसर. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव्स. पॉलिटिकल एंड परमानेंट. Who are political executives? The ministers or MPs and MLAs, they are political executives. Why they are political executives? Because वो तो एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही जो सत्ता में रहने वाले हैं, कुछ सालों के लिए ही रहेंगे. 5 साल बाद गवर्नमेंट चेंज होगी तो मिनिस्टर्स भी चेंज होंगे. ये भी हो सकता है किसी किसी की प्रोफाइल बदल दी जाए. सो दे आर टेम्पररी इन नेचर एंड हेंस दे आर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव. वेयर एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की बात करें देन द सिविल सर्वेंट्स आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. वाई? क्योंकि उनका तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है, उनको तो रिटायरमेंट तक काम करना ही है, इसलिए दे आर परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स. सो द executive power of the union vests in the president and it is exercised directly or indirectly. Directly तो वो exercise करते हैं, indirectly कैसे? through officer subordinate. जो भी उनके officer subordinate हैं, executives हैं, उनके थ्रू वो अपनी power exercise करते हैं. and he is also the supreme commander of the defense forces. डिफेंस फोर्सेस की बात करें तो प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस. अब डिफेंस फोर्सेस में कौन कौन सी आ गई? आर्मी आ गई, आपकी एयर फोर्स आ गई, नेवी आ गई, ये सब जो हैं वो डिफेंस फोर्सेस में आ गए. तो इनके जो कमांडर हैं या इनके जो हेड हैं, ही इज द प्रेसिडेंट. अब आर्टिकल 74, आर्टिकल 53 से हम सीधे आर्टिकल 74 पे क्यों आए? क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बात की थी? दैट द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट इज एक्सरसाइज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू ऑफिसर सबऑर्डिनेट. अब ऑफिसर सबऑर्डिनेट पे हमने सिविल सर्वेंट्स की तो बात कर ली, बट उनके अंडर या जो एग्जीक्यूटिव है उसका पार्ट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी तो है. तो द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट विल ऑल्सो बी एक्सरसाइज थ्रू द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. How will he exercise this power? Now, this is explained in Article 74. Article 74 states that it shall be the duty of the Union Council of Ministers to aid and advise the President. So, this is how President indirectly exercises his executive power. Right? अभी हमने बात की थी ना डायरेक्टली कैसे एक्सरसाइज करते हैं और इनडायरेक्टली कैसे एक्सरसाइज करते हैं. सो आर्टिकल 74 states that it shall be the duty of the Union Council of Ministers to aid and advise the President, and this is how the President indirectly exercises his executive power. Now, there are various constitutional amendments which have been put in the Constitution, such as the 42nd Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment, इसको आप कैसे याद रख सकते हैं? ये हुआ था 1976 में, जबकि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1978 में. अब ईयर्स याद रखना हो सकता है डिफिकल्ट हो. हाउ विल यू रिमेंबर? सी 1976 में कौन सा हुआ था ये याद रखने के लिए 4 + 2 6
तो ऐसे याद रखना कि ये 1976 में हुआ था। ऐसे अगर 78 की बात करें, 4 + 4 8, तो ये 1978 में हुआ था। Now the 42nd Constitutional Amendment Act, which took place in 1976, what did it state or what did it put in place? It put that, it said that the advice of the Union Council of Ministers shall be a binding on the President. Okay? क्या बोला? 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो था वो कब पास किया था? जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी, वो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, तब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 1976 में, और ये कहा गया कि it would be the duty of the president to agree to that advice, to fulfill the advice. How? By the constitutional or the 42nd Constitutional Amendment Act. Also, by 44th Constitutional Amendment Act, one reform was done, one change was done, that the president can ask for reconsideration, but only once. Okay. So what happened? Let us discuss. See, 42nd Constitutional Amendment Act आया, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने अपनी एडवाइस दी, किनको? प्रेसिडेंट को। ठीक है। अब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बाद ये आया कि ये जो एडवाइस है वो होगी बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। बट एक चेंज क्या कर दिया गया कि ये एडवाइस जो है, जो प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग थी, प्रेसिडेंट कैन आस्क फॉर रिकंसिडरेशन, बट ओनली वंस। ठीक है। तो अगर हम देखें तो दो अमेंडमेंट्स हुए 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें ये कहा गया कि जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस है दैट विल बी अ बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट, whereas the 44th Constitutional Amendment Act said that the advice such rendered shall be reconsidered or can be asked to be reconsidered by the President, but only once. Now, Article 79 states that the Parliament shall consist of Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. ठीक है। क्या कहते हैं? 79th Amendment Act क्या कहता है कि the Parliament shall consist of the Lok Sabha, Rajya Sabha and the President. President is not a member of Parliament but a part of it. तो अगर कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि is President a part of Parliament? Yes. Is he a member of Parliament? No. तो अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट हैज 3 parts और पार्लियामेंट can be accorded into 3 parts. लोक सभा, राज्य सभा and the president. So these 3 form a part of the parliament. पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट के बिना पार्लियामेंट नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा जो भी बिल पास करेंगे, यहाँ से कोई भी बिल जाएगा, वो एक्ट कब बनेगा? जब प्रेसिडेंट के उस पर सिग्नेचर होंगे। तो सिग्नेटरी अथॉरिटी जो है वो तो प्रेसिडेंट है। अगर उन्होंने बिल पर साइन ही नहीं किए तो यहाँ पर कानून कैसे बनेगा? अ बिल बिकम्स एन एक्ट एंड एन एक्ट बिकम्स अ लॉ। तो अगर हमें कोई कानून बनाना है उसके लिए प्रेसिडेंशियल सिग्नेचर तो चाहिए, इसलिए प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बट नॉट अ मेंबर ऑफ इट। प्रेसिडेंट मेंबर नहीं है पार्लियामेंट के बट अ पार्ट ऑफ इट। अंडरस्टूड? आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर। व्हाट्स द डिफरेंस? प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, हम यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर के भी पार्ट्स देख लेते हैं, whereas the prime minister is the real head. ठीक है। हाउ? नॉमिनल हेड मतलब अभी हमने क्या डिस्कस किया था? एवरी एक्ट बिकम्स अ लॉ और एवरी बिल बिकम्स एन एक्ट एंड एन एक्ट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट साइंस दैट बिल। ठीक है। तो अगर उनके साइन चाहिए, that means that all agreements, all the bills are taking place in his name. Hence, the president is the nominal head whose name is there in the bill or in the act which becomes a law. So he is the nominal head, whereas the prime minister is the real head, and the head of the state is president. That we have discussed in Article 52, that there shall be an office of the president who will be the head of the state. Article 52 states that there shall be an office of the president. Now, prime minister, अगर head of the state president है तो prime minister कौन हुए? He is the head of the government. The government is headed by the prime minister. The president does not head the government, so the head of the government is the prime minister. Now, president is indirectly elected via an electoral college, which I told you in previous slides. So, he is indirectly elected via electoral college, whereas the prime minister is directly elected. Okay. And hence, the president is called the office of ceremony.
Why office of ceremony? Because he is the nominal head and all the important discussions and all the important agreements take place in his name. So he is the office of ceremony. Now, also, we have understood the difference between the president and the prime minister. Now, there is some relation also between the office of the president and the office of the prime minister. What is it? The president is the formal head executive. He is a friend, philosopher and guide to the prime minister, and there is no conflict of interest. How can we understand this? See, whenever you are in a dilemma or you are in a doubt or you want to have a clear view of something, that whom do you approach? Either you approach your family or somebody who is the most trusted one in your family for you, or your friend who is very close to you. So you approach that friend or the family member so that he can guide you in the doubt, or he can guide you in the matter you are confused about. अगर कभी भी आपको कोई इशू होता है या आप किसी डाउट में होते हैं तो क्या आप किसको अप्रोच करते हैं? या तो अपने किसी फैमिली मेंबर को अप्रोच करते हैं या किसी फ्रेंड को अप्रोच करते हैं. अब वो जो आपके फ्रेंड या फैमिली मेंबर हैं वो आपकी हेल्प करते हैं उस डाउट को रिजॉल्व करने में, डिसीजन लेने में. So that is, or the same function is performed by the president with relation to the prime minister. The prime minister or the president is a friend, philosopher and guide to the prime minister. Also, there is no conflict of interest. Why there is no conflict of interest? Because the prime minister is directly elected. Prime minister को तो हमने elect कर लिया directly, and the president is indirectly elected by the electoral college. So there is no conflict of interest, and the president acts as a friend, philosopher and guide to the prime minister. Now there are some discretionary powers of the president as well, such as the power to veto, and veto is of three types: suspensive, pocket and absolute veto. Now what is veto? Veto is basically the right to stop the vote of others or cancel the vote of others. Okay, this is veto power, and there are three types of veto in Indian Constitution: suspensive, pocket and absolute veto. This veto or the power of veto is given in Article 111. So if we talk about the veto power, there are three types of veto: suspensive, pocket and absolute. Both of them, what do they mean? It means a delay in signing the bill. ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का भी यही मतलब होता है, बट एब्सोल्यूट वीटो बेसिकली होता है कि आपने सीधे सीधे जो बिल है उसको रिजेक्ट कर दिया, वो हमारे यहाँ है नहीं. So we have two types of veto in Indian democracy: suspensive veto and pocket veto. Pocket veto is where the president has kept the bill for an uncertain period of time and he is not accepting or rejecting it, he has just kept it. तो तीन तरह के veto हो गए. आर्टिकल 111 स्टेट करता है कि ये पावर डिस्क्रिशनरी पावर है प्रेसिडेंट की. इट इज अ डिस्क्रिशनरी पावर. इट इज नॉट बाउंड बाय द, और द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड बाय द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन दिस रिगार्ड. इट इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट. Also, the executive is accountable to the legislature. एग्जीक्यूटिव तो अकाउंटेबल होते हैं ना लेजिस्लेचर को. तो ऐसा नहीं है कि प्रेसिडेंट कोई भी बिल को वीटो कर देंगे या फिर कह देंगे कि नहीं इसको तो मैं पास ही नहीं कर रहा. क्यों? बिकॉज ही इज अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड द एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. जो लेजिस्लेचर है, जो लॉ मेकिंग बॉडी है, उनको अकाउंटेबल है, इसलिए वो कोई भी एब्रप्ट डिसीजन नहीं ले सकते. पर इतना है कि वो डिस्क्रिशनरी पावर है और वो अपनी ये वीटो पावर यूज कर सकते हैं इन केस ही फाइंड दैट द बिल इज नॉट सुटेबल फॉर द कंट्री, सो ही कैन जस्ट डिले द बिल. Also, there is a discretionary power of the president, which is the formation of the government. Now, Article 75 states that the Prime Minister shall be appointed by the President. This is अगर कोई सरकार बनानी है या फॉर्मेशन होना है गवर्नमेंट का, तो प्राइम मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करेंगे? द प्रेसिडेंट. अब यहाँ पर प्रेसिडेंट की डिस्क्रिशनरी पावर कैसे हो गई? नाउ इट इज basically the order of preference that decides or that the president takes in to decide the formation of government or the appointment of the prime minister. What can be done? He can ask the leader of the single largest pre-poll alliance. President क्या कर सकते हैं?
वो सोच सकते हैं कि भाई ठीक है, जो इलेक्शंस के पहले जो भी लार्जेस्ट अलायंस थी उनके लीडर को मैं बुलाऊंगा प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। अगर ये नहीं तो फिर प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं कि जो लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है लोकसभा में, मैं उनको बुलाऊंगा प्रेसिडेंट के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए अपॉइंट करने के लिए। ऑल्सो ही कैन कॉल द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट कोएलिशन आफ्टर पोल्स, मतलब इलेक्शंस हो गए, इलेक्शन के बाद जो लार्जेस्ट कोएलिशन है उनके जो लीडर हैं उनको प्रेसिडेंट बुला सकते हैं टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। दैट दिस इज द डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑल्सो he has the power to declare emergency। अब emergency की पावर कैसे? आर्टिकल बेसिकली अभी हम उस आर्टिकल पर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी वो यहाँ पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, आर्टिकल 356 बाकी सारे आर्टिकल्स। व्हाट important here is the article 355, the power to declare emergency in case of war, armed rebellion और external aggression। इसको आप कैसे याद रखेंगे? where के थ्रू, war, external aggression और आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो वेयर के केस में जो प्रेसिडेंट हैं वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। वो कह सकते हैं कि भाई कंट्री में ऐसी स्थिति है कि या तो वॉर की कंडीशन है या फिर आर्म्ड रिबेलियन या फिर कोई एक्सटर्नल अग्रेशन है, इसलिए मैं इमरजेंसी डिक्लेयर कर रहा हूँ। ही इज बेसिकली द केयर टेकर ऑफ द यूनियन और द केयर टेकर ऑफ द कंट्री एंड दस मेंटेनिंग द फेडरल कैरेक्टर। हाउ? क्योंकि पुलिस तो प्रेसिडेंट के अंडर नहीं है, पुलिस तो स्टेट सब्जेक्ट है। तो अगर कभी भी कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है या इंटरनल राइट्स होते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। स्टेट पुलिस का जो काम है वो स्टेट पुलिस करेंगी। हमने क्या देखा था कि प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द बेसिकली द आर्म्ड फोर्सेज और ही इज द मिलिट्री कमांडर, है ना। तो वो हेड ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज होते हैं। आर्म्ड फोर्सेज तो यूनियन के लिए काम करती है ना, किसी एक स्टेट की तो मिलिट्री है नहीं हमारे पास, किसी एक स्टेट में कोई एक मिलिट्री काम करेगी, स्टेट वाइज तो हमारे पास पुलिस होती है। तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के केस में जो स्टेट है वो अपनी पावर्स यूज करते हैं, जबकि अगर पूरी यूनियन पे या पूरे देश पर कोई बात आती है तो पावर ऑफ इमरजेंसी जो है वो लाई करती है विद द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिक्लेयर इमरजेंसी इन केस ऑफ वेयर, व्हाट इज वेयर, वॉर, इंटरनल अग्रेशन, एक्सटर्नल अग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन, बिकॉज ही इज द केयर टेकर ऑफ द यूनियन एंड ऑल्सो मेंटेन द फेडरल कैरेक्टर। अब इस ऑफिस की इंपॉर्टेंस क्या है? हमने क्या क्या देखा कि क्यों ये ऑफिस इंपॉर्टेंट है। एक तो वो प्राइम मिनिस्टर को फ्रेंड, फिलोसोफर और गाइड की तरह काम करते हैं। ही इज द हेड ऑफ द स्टेट, ही इज द केयर टेकर ऑफ द स्टेट। ऑल्सो ही प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। हाउ? क्यों? क्योंकि वो जो प्राइम मिनिस्टर है उनका अपॉइंटमेंट करते हैं, और हमने ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखा कि वो किस किस को प्राइम मिनिस्टर के लिए या कौन से लीडर को प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस के लिए अपॉइंट करने के लिए बुला सकते हैं। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देख चुके हैं हम। Also, he maintains the federal spirit during an emergency. So, that is why this office is important. Now, the question is the office of president a rubber stamp? No. Why no? Because we have understood कि जो importance है इस ऑफिस की वो बहुत ज्यादा है। अगर हमने अभी जब बात की थी कि वो बिल को रिकंसिडर करने के लिए बोल सकते हैं, वो रिकंसिडर करने के लिए क्यों बोल सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्योंकि आपको सोचने का टाइम मिल जाता है। अगर किसी भी बिल में कोई इश्यू है, अगर प्रेसिडेंट कहते हैं आप इसको एक बार रिकंसिडर करें, आपको टाइम मिल जाएगा, या जो राज्यसभा या लोकसभा है उनके मेंबर्स को टाइम मिल जाएगा उस बिल को रिकंसिडर करने का। तो हो सकता है उसमें कुछ ऐसे चेंजेस हो जो कि होने वाले थे पर नहीं हो, क्योंकि जब आपको टाइम मिलता है किसी चीज के बारे में ध्यान से सोचने का, तो आपके डिसीजंस और ज्यादा फेयर होते हैं। दैट इज व्हाई दिस ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट शुड नॉट बी अबॉलिश्ड. It is not a rubber stamp and should not be abolished. I hope you have understood everything. Do mention in the comment section if you have not understood anything. Thank you.